क्या चंद्रमा में जीवन संभव है? क्या भविष्य में चंद्रमा में मानव कॉलोनियाँ स्थापित की जा सकती हैं? अगर ऐसा हो सकता है तो इससे संबंधित हमारे सामने क्या-क्या चुनौतियाँ आएँगी? और चंद्रमा में जीवन से संबंधित चंद्रयान-3 द्वारा भेजे गए डेटा क्या कहते हैं? इन सब बातों का विश्लेषण आज हम इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए वीडियो में बने रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार, अमेजिंग यूनिवर्स में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आखिर ये चंद्रमा कैसे बना? क्या पृथ्वी के निर्माण के समय ही चंद्रमा का निर्माण भी हो गया था? चंद्रमा के निर्माण से संबंधित हमारे सामने जो सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी है वो है जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार आज से लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पहले जब पृथ्वी एक धधकते हुए आग के गोले की तरह हुआ करती थी, थिया नाम का मार्स के साइज़ का एक ग्रह लगभग 9.8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से 45 डिग्री के एंगल पे अर्थ से टकराया, जिसकी वजह से अर्थ के अंदर का सारा लावा स्पेस में बिखर गया और अर्थ की ग्रेविटी के कारण ये अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट करने लगा और धीरे धीरे ये लावा ठंडा होते गया और एक्यूमुलेट होके इसने मून का निर्माण किया और ये मून पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहा और पृथ्वी का एक उपग्रह बन गया। वास्तव में ये मून पृथ्वी में जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। पृथ्वी 23.5 डिग्री के एंगल पे अपनी अक्ष पे घूर्णन करती है। अगर चंद्रमा नहीं होता या इसकी ग्रेविटी नहीं होती तो पृथ्वी अपनी घूर्णन अक्ष पर कभी कम और कभी ज़्यादा एंगल से लुढ़कती रहती, जिससे पृथ्वी पर जो सीज़न बनते हैं वो काफ़ी प्रभावित होते और डेफिनेटली मानव जीवन प्रभावित होता। वास्तव में जो मून पृथ्वी पर जीवन के लिए इतना उत्तरदायी है, क्या इस पर जीवन की कुछ संभावना है? क्या इस पर जीवन संभव है? इसके लिए अगर हम विश्लेषण करें तो जीवन के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है हवा की, जिसमें हम सांस ले पाते हैं और वो हवा मिलती है हमें एटमॉस्फेयर से। और ये हमें पता है कि चंद्रमा पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पे ग्रेविटी काफ़ी कम है, जिस कारण से वहाँ पे हवा टिक नहीं सकती और वो एस्केप कर जाती है। दूसरा, हमारी ज़रूरत होती है पानी, वाटर, और अभी तक ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जो ये बता सके कि चंद्रमा में वास्तव में पानी है। हालांकि ये माना जाता है कि काफ़ी पहले चंद्रमा में पानी रहा होगा और अभी जो चंद्रयान-3 वहाँ पे लैंड कराया गया है, उसको लैंड कराने का एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि वहाँ से हमें कुछ पानी के एविडेंस मिल सकें, क्योंकि साउथ पोल पे जहाँ पे चंद्रयान-3 लैंड हुआ है, काफ़ी ऐसे रीजन हैं जिनको हम परमानेंट शैडो रीजन कहते हैं, जहाँ कभी भी धूप नहीं पड़ती और अगर कभी बहुत पहले पानी था वो आइस क्रिस्टल के रूप में वहाँ पे होगा, तो जिससे चंद्रयान-3 से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसके अलावा चंद्रयान-3 से जो डेटा हमें प्राप्त हुए हैं, वहाँ पे मून के सरफेस पे टेम्परेचर वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। मून के सरफेस पे जो टेम्परेचर है वो लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और अगर हम सरफेस से नीचे 10 सेंटीमीटर पेनिट्रेट कर जाएं तो वही टेम्परेचर लगभग -10 डिग्री सेंटीग्रेड का हो जाता है। तो सिर्फ 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस वेरिएशन में टेम्परेचर में इतना वेरिएशन होना, ये जीवन के लिए एक अच्छा कारण नहीं हो सकता, या इसमें जीवन को सरवाइव करना बड़ा कठिन होगा। अगला, अगर हम देखें चंद्रमा पे जीवन के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती हमारे पास है, वो चुनौती है जो वहाँ पे मेटेरॉइड्स हैं उनसे बचना, उल्कापिंडों से बचना। कभी कभी आपने बहुत बार ध्यान दिया होगा, जब आप रात में स्टार्स को देखते हैं तो हमें एक रोशनी दिखाई देती है जिससे हम शूटिंग स्टार या फिर टूटता हुआ तारा कहते हैं, और काफ़ी लोग उससे विश भी मांगते हैं। ये एक प्रचलन है। कहा जाता है कि अगर आप टूटते हुए तारे से कोई विश मांगे तो विश तुरंत पूर्ण हो जाती है। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि जितने लोगों ने भी आज तक टूटते हुए तारे से विश मांगी है, कृपया कमेंट कीजिए और ये भी बताइए कि कितने लोगों की विश वास्तव में कंप्लीट हुई है। तो दोस्तों, ये कोई साइंटिफिक कॉज नहीं है, सिर्फ एक परंपरा है, एक आप इसे नॉर्मल फैक्ट कह सकते हैं।
तो ये जो वास्तव में जो चमकता हुआ तारा, टूटता हुआ तारा नीचे को आता है, ये मेटेरॉइड्स या फिर उल्कापिंड होते हैं। अब अर्थ पे एटमॉस्फेयर होने के कारण जब कोई उल्कापिंड प्रवेश करता है तो एटमॉस्फेयर का जो घर्षण होता है उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो वहीं पर जल जाता है, जिससे वो पृथ्वी पर नहीं आ पाता और पृथ्वी के वातावरण में ही या स्पेस में ही कहीं रह जाता है। और अगर वास्तव में कोई आ गया, टकरा गया, तो पृथ्वी काफ़ी ज़्यादा गड्ढे बना देता है या उस जगह पे रहने वाले लोगों को उससे काफ़ी हानि पहुंच सकती है। लेकिन चंद्रमा के केस में क्या है कि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और ऐसी खगोलीय घटनाएं होती रहती हैं जिसमें किसी स्टार का कोई पार्ट टूट जाता है, एस्ट्रॉइड्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, इनसे जो निकलने वाले टुकड़े हैं वो रेगुलरली जो है स्पेस में घूमते रहते हैं, फैलते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो चंद्रमा में क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ पे अगर कोई भी उल्कापिंड, मेटेरॉइड्स अगर आता है तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर न होने के कारण वो सीधे चंद्रमा की सरफेस से हिट कर जाता है और जिससे चंद्रमा में बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। इन गड्ढों को हम क्रेटर्स बोलते हैं। तो चंद्रमा में काफ़ी बड़े बड़े क्रेटर्स हैं और यही क्रेटर्स हमें जब दिखते हैं मून में तो हम कहते हैं कि चाँद में धब्बे हैं। एक्चुअली जो धब्बे या जो दाग हैं वो वहाँ पे बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, जो क्रेटर्स किसी उल्कापिंड के टकराने की वजह से बन गए। तो हम सबके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी अगर भविष्य में टेक्नोलॉजी या साइंस किसी भी तरह से वहाँ पे जीवन को लाती है, वहाँ पे हम सर्वाइव कर पाते हैं, तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि इन उल्कापिंडों से कैसे बचा जाए, क्योंकि वहाँ पे ये घटनाएं लगातार होती रहती हैं। तो इन सभी विश्लेषण से हम कह सकते हैं कि आज की अगर हम सिचुएशन में देखें तो चंद्रमा पे जीवन संभव नहीं है। हालांकि फिर भी साइंस या टेक्नोलॉजी आने वाले समय में क्या करती है इससे हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी बात यही होती है कि कभी भी संभावनाओं से इनकार नहीं करती, निरंतर प्रयोग करती रही है। तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि वास्तव में चंद्रमा पर जीवन संभव है या नहीं। हालांकि चंद्रयान 3 द्वारा ऑक्सीजन और सल्फर की खोज इस दिशा में एक आशा की नई किरण लेकर आती है। साथियों, सेशन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।